नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला और मैं हूं आपके साथ काजोल नारायण। यूपी में 2022 के चुनाव की आहटें अभी से ही सुनाई दे रही हैं। प्रदेश में हर राजनीतिक पार्टी ने एक एक करके बिसात बिछानी शुरू की है और इन पार्टियों की तैयारियों पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जेपी नड्डा बतौर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार यूपी की राजधानी लखनऊ पहुंचे हैं। इस बीच जेपी नड्डा परिवारवाद की पॉलिटिक्स को लेकर भी काफी सख्त रुख अपनाते हुए नजर आए। अपने संदेश में यह साफ कर दिया कि बीजेपी में परिवारवाद की कोई जगह नहीं है और साथ ही अब यह माना जा रहा है कि बीजेपी ने औपचारिक रूप से चुनावी बिगुल भी फूंक दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लखनऊ के 2 दिनों के दौरे पर हैं और इस दौरान जेपी नड्डा ने तूफानी गति के साथ बैठकें की और सरकार के कामकाज के साथ ही संगठन की मजबूती को भी परखा है। जेपी नड्डा के इस दौरे का संदेश साफ है। यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव पर बीजेपी मैदान में है, साथ ही पंचायत चुनाव को लेकर अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन चुनाव पर बीजेपी की नजर पूरी है क्योंकि पंचायत चुनाव 2022 के नतीजों पर असर डालने वाले होंगे। दूसरी तरफ ये जानना भी जरूरी है कि जेपी नड्डा के इस दौरे को विपक्ष किस लिहाज से देख रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र दे रही है और कांग्रेस ने यूपी चुनाव के लिए अपने दांव चलने भी शुरू कर दिए हैं। इस सबके दरमियान अगर जेपी नड्डा यूपी में इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं तो जाहिर है कि चुनावी सरगर्मियां बढ़ जाएंगी। और यूपी में बढ़ी इसी चुनावी सरगर्मी पर आज अगले 1 घंटे तक की हमारी बहस होने वाली है। इस पूरी बहस में हम ये निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे कि जेपी नड्डा के दावों में कितना दम है और विपक्ष की तैयारियां कहां तक पहुंची है, क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी लगातार अपने सीक्रेट कैंप उत्तर प्रदेश में चला रही है, समाजवादी पार्टी का भी दावा है कि वो कोई भी कोर कसर नहीं रखने वाली है। लगातार योगी सरकार को घेरने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। हर एक उस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश अखिलेश नहीं छोड़ रहे हैं। जहां जहां पर उनको कोई भी आंकड़ा दिखता है कि इससे सरकार को घेर सकते हैं, वो जनता के सामने रख देते हैं। सीक्रेट कैंप पर वो पहुंचे थे, उस पर भी उन्होंने लगातार उन मुद्दों को गिराया जिसमें उत्तर प्रदेश की किरकिरी हो रही है। हाईकोर्ट का भी उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने न्यायालय की भी बातें दोहराई कि किस तरह से जंगल राज की बातें लगातार उकेरी जाती हैं। कुपोषण की बात उन्होंने की, उन्होंने तमाम ऐसी योजनाओं की बात की जो योजनाएं धरातल पर अभी दिखाई नहीं देती हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण 2022 का रण होने वाला है। और काजोल, इसमें सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि जिस तरह से आज परिवारवाद पर जेपी नड्डा बिफरे हैं, एक तरह से उनका गुस्सा दिखाई दिया परिवारवाद को लेकर, वो बड़ी चुनौती साबित होने वाला है विपक्ष के लिए, क्योंकि बीजेपी में अंदरूनी लोकतंत्र को आज साबित करने में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी अपने पूरे संबोधन में। बिल्कुल, और ये साफ कर दिया है कि क्या हर्ज है जब कांग्रेस लगातार अपने पिछले 50 सालों का कामकाज गिरा सकती है तो हमें भी पीछे नहीं हटना चाहिए। और कहीं ना कहीं संगठन को मजबूत करने के लिए ये तमाम जो मंत्र जेपी नड्डा ने आज दी हैं, ये देखने वाले हैं कि आखिर क्या बात है और आखिर लोकतंत्र के बारे में ये जो तमाम बातें जेपी नड्डा ने कही है, इससे सीधा निशाना कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या बसपा या तमाम अन्य विपक्षी दलों पर तो है ही, लेकिन यहाँ ये भी सवाल है आलोक कि क्या योगी सरकार के कैबिनेट विस्तार में किए जाने की चर्चाएं जोरों पर है। क्या ये संकेत है कि अगर मंत्रिमंडल से किसी को हटाया जा रहा है और अगर हटाया जाता है तो फिर नए चेहरे कौन से हो सकते हैं, क्योंकि ये ऑब्वियस है कि चेहरों पर खेला जरूर जाएगा, बदलाव जरूर होगा। बिल्कुल, और संगठन के स्तर पर जब बात होगी तो हर पार्टी की बात होगी कि आखिर बीएसपी कहां पर है। मायावती जिस तरह से एक केंद्र रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति का, पहले सबसे बड़ा दलित चेहरा थी पूरे प्रदेश में, आज वो कहां पर स्टैंड कर रही हैं। क्या अब ऐसी नौबत आ गई है कि अगर वो किसी भी दूसरे दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगी तो वो राजनीति के केंद्र में नहीं आ सकती हैं। समाजवादी पार्टी की बात होगी, क्योंकि जिस तरह से जो पहले सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव थे, उनकी जो पैठ थी ग्रामीण क्षेत्रों में, जिस तरह से उनको कार्यकर्ता लेते थे, उनको एक तरह से समाजवादी कार्यकर्ता पूजते थे, वो जो बोल देते थे उसको मान लेते थे। क्या ऐसी ही पहुंच अखिलेश यादव की है, या शिवपाल के अलग हो जाने के बाद से इस पे एक बड़ा प्रश्न लगा है? तो क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मुद्दे गिना देने से काम नहीं होगा। जब जब पार्टी की तैयारियों की बात होगी तो जनता में स्वीकार्यता कितनी है, क्या वैसा ही इंपैक्ट अखिलेश यादव ला पाए हैं जिस तरह मुलायम सिंह यादव का एक चेहरा था कि अगर वो रैलियां करते थे, अगर वो संबोधन देते थे तो पार्टी के कार्यकर्ता आंख मूंद कर यकीन करते थे, उनको फॉलो करते थे। हालांकि अखिलेश की भी लोकप्रियता कम नहीं हुई है। उसी तरह बीजेपी में क्या दोबारा से 2022 में योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, और अगर उनके चेहरे पर चुनाव लड़ने वाली तो चुनौतियां कौन कौन सी हैं जिनको विपक्ष लगातार खुलकर बोलने भी लगा है कि हम धर्म की राजनीति नहीं करने देंगे, हम राम नाम की राजनीति नहीं करने देंगे, हम मंदिर की राजनीति नहीं करने देंगे। तो इन चुनौतियों से बीजेपी कैसे निपटेगी और कांग्रेस
सबसे ज्यादा जरूरी यहां पर कांग्रेस भी है, क्योंकि एक समय ऐसा था कि कांग्रेस को पूरे देश में कोई भी पार्टी चुनौती नहीं दे पाती थी। जब प्रथम आम चुनाव हुए थे पूरे देश में तो सिर्फ केरल इकलौता ऐसा राज्य था जहां पर सरकार नहीं बना पाई थी कांग्रेस, बाकी सभी राज्यों में कांग्रेस जीत कर आई थी। आज उसी कांग्रेस की जो धीरे धीरे सीमाएं हैं वो कितनी सिकुड़ती जा रही हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़ी आबादी वाले राज्य में जहां पर कि बहुत ज्यादा भारी जनसमर्थन पहले कांग्रेस को मिलता था, आज वो लगभग गौण सी होती जा रही है। तो क्या संगठन के स्तर पर, जिले के स्तर पर, पार्टी कार्यालयों के स्तर पर कांग्रेस ने भी अब जमीनी तैयारी कर रखी है अंदरूनी? क्योंकि बहुत सारे पत्ते ऐसे कांग्रेस के हैं जो कि कांग्रेस ने अभी खुलकर कुछ चीजें बोली नहीं है, लेकिन जैसा कि उनकी तैयारियों से लगता है, प्रियंका गांधी जिस तरह से फ्रंट फुट पर हैं, लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी जमीनी तैयारियां पूरी कर रखी हैं। बिल्कुल, और ये देखा भी गया जिस तरह से कल भी हमने एक टॉपिक पर चर्चा की थी जो था प्रियंका का कैलेंडर पॉलिटिक्स। जिस तरह से कांग्रेस ने अब कैलेंडर छपवाने शुरू किए, कैलेंडर अब उत्तर प्रदेश में बांटे जाएंगे। देखिए, पंचायत चुनाव का तो नहीं पता, लेकिन 2022 की तैयारी प्रियंका गांधी पहले भी कह चुकी है कि वो 2022 को लेकर ही तैयारी कर रही है। लेकिन आलोक, जिस तरह से अगर आपको कहीं जगह बनानी है तो आपको छोटे पायदान पर पहले पायदान पर कदम रखना होगा, छोटे स्तर से आपको शुरुआत करनी होगी, तभी आप मंजिल तक पहुंच सकते हैं। पंचायती चुनाव को सीरियस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कांग्रेस के लिए। हालांकि यहां अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो वो पूरी तरह से सीरियस है और बीते 4 सालों से वो सीरियस दिखाई भी दे रही है। जब से योगी सरकार सत्ता में आई है तब से वो सीरियस है। एक विपक्ष की जो भूमिका होती है वो बखूबी निभा रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ सोशल मीडिया पर कमेंट कर देने से, ट्वीट कर देने से या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देने से चीजें ठीक हो जाती हैं? क्योंकि आम जनता चाहती है कि उनका दुख दर्द बांटने के लिए कोई उनके पास हो, क्योंकि अब सिर्फ बातों की राजनीति नहीं चलेगी, आपको काम करके दिखाना पड़ेगा। आप काम करके दिखाएंगे तो ही आपको वोट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ऐसी चीजें अब क्लियर होती हुई नजर आ रही हैं। बीते कई चुनाव जो बीते हैं उसमें दिखाई देती है वो चीजें। अब पंचायत चुनाव है, पंचायत चुनाव के बाद 2022 का चुनाव है। आज जेपी नड्डा पहुंचे हैं, 1.5 घंटा बैठक हुई है मंत्रिपरिषद के साथ। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1.5 घंटे में कितने मुद्दों पर पूरी बातें हुई होंगी, चर्चाएं हुई होंगी, पूरा एक समीकरण हम कहें तो बना दिया गया होगा कि अब आगे कैसे कैसे क्या क्या कम करना है। कितने नेता ऐसे हैं जिनकी मंत्री पद से छुट्टी होगी, कितने ऐसे हैं जो संगठन में जिन्हें भेजा जाएगा, कितने ऐसे हैं जिनको अलग जिम्मेदारी दी जाएगी। देखिए, अरविंद शर्मा जो नए MLC अभी बनाए गए हैं, 16 साल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो रहे हैं, लेकिन योगी सरकार में उनकी क्या अहम भूमिका रहेगी, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। वही, और उनके संबोधन को मैं लगातार देख भी रहा था क्योंकि मैं उस वक्त स्टूडियो में था। उन्होंने जिस तरह से पार्टी के विस्तार को लेकर इतने गंभीर दिखाई दिए। आज जेपी नड्डा इतनी बड़ी पार्टी है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है इस समय, उसके बावजूद भी पार्टी के विस्तार को लेकर चिंता अध्यक्ष के माथे पर दिखना ये बड़ी चीज है कि वो आज भी संतुष्ट नहीं है। वो चाहते हैं कि जो पार्टी हमारी पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है वो मजबूत भी दिखाई दे। बूथ स्तर तक की आज उन्होंने बात की है। जो बूथ के अध्यक्ष थे उनको वो संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कुछ ऐसी बारीक चीजें बोली जो कि सच में सराहनीय है। उन्होंने ये कहा कि अगर आप कभी मीटिंग करते हैं तो आप अपने घर से 2-2 रोटियां लेकर आएं और अपने खाने को आपस में आप साझा करें, ताकि जो लोकतंत्र की हमारी भावना है, जो समरसता की भावना है हमारी पार्टी संगठन के अंदर, वो और भी मजबूत हो। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो महामंत्री हैं, अध्यक्ष हैं, वो भी अपने बूथ स्तर पर महीने में कम से कम एक बार जाएं, पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करें, समिति के संपर्क में रहें और उनकी समस्याओं को समझें कि वो किस तरह से अपने क्षेत्र को देखते हैं। क्योंकि जब तक आप अपने स्थानीय क्षेत्र को नहीं समझ पाएंगे तब तक आप वहां से वोट हासिल नहीं कर सकते हैं। तो ये बड़ी चीज है कि मिशन यूपी पर जिस तरह से जेपी नड्डा ने बूथ स्तर से शुरुआत की है, मेरा बूथ सबसे मजबूत, उन्होंने 2 बार इस बात को दोहराया कि अगर जब तक आपका बूथ मजबूत नहीं होगा तब तक पार्टी मजबूत नहीं होगी, और अगर पार्टी मजबूत नहीं होगी तो वोट में आप उसको तब्दील नहीं कर सकते हैं। उन्होंने बूथ स्तर पर कमल खिलाने की बात कही, और ये बड़ी बात है। ये बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि सिर्फ बड़े चेहरों के साथ मीटिंग कर लेने से पार्टी कभी मजबूत नहीं होती है। और ये चिंता अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष के चेहरे पर है तो निश्चित रूप से पार्टी और भी धीरे धीरे सशक्त होने वाली है। क्योंकि जब जनता वोट करने के लिए जाती है तो वो उस स्थानीय नेता के चेहरे को देखती है जो उसके बीच में लगातार 5 साल से मौजूद था, लगातार उनकी समस्याओं को उठाता रहता था। उनको उस बड़े नेता से कोई लेना देना नहीं है जो कि किसी दूसरे राज्य से लाया गया है भाषण देने के लिए। तो ये चिंता अगर बीजेपी के अंदर है तो ये कहीं ना कहीं इसको कहीं मजबूत बनाती है। वहीं बिल्कुल, और आलोक, विपक्ष को अब समझ जाना चाहिए कि जब इतनी बड़ी पार्टी जो कि अगर विश्व भर की हम कहें तो सबसे मजबूत और बड़ी पार्टी उभर कर बीजेपी सामने आई है, अगर उनके
राष्ट्रीय अध्यक्ष के चेहरे पर लकीरें हैं चिंता की, तो विपक्ष को भी समझना चाहिए कि जो 4 साल से लगातार प्रदेश में काम कर रही है सरकार, वो अगर चिंता जता रही है तो आप कहां ठहरते हैं, आपका क्या स्थान है, इस पर काम करना विपक्ष को बेहद जरूरी है। बिल्कुल। और हमारे साथ तमाम मेहमान इस पूरी बहस पर जुड़ने के लिए हैं। गौरव मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कीर्तिनिधि पांडे, प्रवक्ता सपा, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। डॉक्टर सुनील कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर स्टूडियो में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। निरंजन पोद्दार, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और शबाना खंडेलवाल, प्रदेश महासचिव, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, हमारे साथ जुड़े हुई हैं। सबसे पहले गौरव मिश्रा, आपके ही पास आते हैं। जेपी नड्डा जिस तरह से बूथ स्तर पर मजबूती की बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इस पहल से 2022 का पूरा रण आप जीत पाएंगे? देखिए, बूथ अध्यक्ष के साथ संवाद स्थापित करने की परंपरा हमारे यहाँ कोई नई नहीं है। प्रत्येक कार्यक्रमों में अपना बूथ सबसे मजबूत का नारा हमारा संगठन देता रहा है, हमेशा से देता रहा है। और संगठन में प्रत्येक स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का जो एक तारतम्य होता है, वो बड़े स्पष्ट रूप से हमारी पार्टी में देखा जा सकता है। और यूं ही नहीं, ये पार्टी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ी पार्टी बनी है इसी समरसता के कारण, इसी प्रबंधन के कारण। यही कारण है कि हम किसी भी चुनाव को बहुत गंभीरता से लेते हैं और जनता के बीच में 12 महीने रहते हैं, चाहे बड़ा नेता हो चाहे छोटा नेता हो। सभी नेताओं में एक सामान्य भाव, जो कार्यकर्ता का भाव होता है, वो समान रूप से पाया जाता है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी अन्य दल की तुलना में बिल्कुल अलग खड़ी दिखाई देती है और प्रत्येक परिस्थिति में अलग खड़ी दिखाई देती है। वहीं अन्य दलों को हम लोगों ने हाशिए पर ला करके खड़ा कर दिया है और उन्हें ट्विटर और सोशल मीडिया तक ले करके चिपका दिया है। और पूरे आप 4 साल के कार्यकाल में देख लीजिए, विपक्ष ट्विटर से बाहर नहीं निकल करके आ पाया, कभी भी सोशल मीडिया से बाहर निकल करके नहीं आ पाया। हाँ, अब जरूर जब अंतिम वर्ष, चुनावी वर्ष आया है, तो सड़कों पर दिखना शुरू कर दिए हैं, यदा कदा कार्यक्रम दिखना शुरू हो गया है, चाहे वो कैलेंडर के रूप में प्रियंका गांधी जी दिख रही हो और या फिर बैठकों के रूप में अखिलेश जी दिखाई दे रहे हो। तो मुझे लगता है कि ये उन लोगों के लिए भी सीख है, अच्छा है, जनता के बीच में जाएंगे, जनता उनकी परीक्षा लेगी। और हम तो पूरी तरह से आश्वस्त हैं, हम अपने कार्यक्रमों के बल पर, सरकार के कामों के बल पर, विकास कार्यों के बल पर, और जो संगठन का जो संवाद है सीधे जनता के साथ में। गौरव जी, आपके पास वापस लौटेंगे। शबाना जी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। शबाना जी, आखिर क्या हो गया है? ये जो शब्द आज जेपी नड्डा ने कहे हैं कि दुनिया भर में आज बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभर चुकी है, एक वक्त था जब कांग्रेस के साथ भी ऐसे शब्द हुआ करते थे, आज क्या हुआ है? क्यों अपने ही घर में जमीन तलाशने की कोशिश करनी पड़ रही है कांग्रेस को? जी देखिए, अपने मुंह मियां मिट्टी तो कोई भी बन सकता है, वो कह सकते हैं ऐसा। उधर ही दूसरी तरफ आपने बोला कि उनके माथे पे चिंता की लकीरें भी नजर आई। बेशक यकीनन ये नजर आनी चाहिए, क्योंकि जो हाल उन्होंने हमारे देश का किया है उससे उन्हें विचलित होना भी चाहिए। उन्होंने पूरे देश का सत्यानाश किया है, एक एक बंदे को परेशान किया है। आज हमारा किसान, हमारा अन्नदाता सड़कों पर बैठा हुआ है, 70 से अधिक किसान हमारे मर चुके हैं। ये चिंता की लकीरें उनके माथे पे नजर आनी चाहिए, बेशक आनी चाहिए। और जो लोग बूथ की बात करते हैं ना, हम गाने में यकीन नहीं रखते, हम काम करने में यकीन रखते हैं। प्रियंका गांधी जी हमारी ट्विटर तक नहीं है, वो काम कर रही है लगातार। हम सिर्फ आश्वासन नहीं देते, हम सिर्फ वादे नहीं करते। ये जो बूथ की आप बात करते हैं, 1 बूथ 10 यूथ, हम बहुत पहले से हमने उसका काम शुरू कर दिया है। हमारी पार्टी लगातार काम कर रही है। सिर्फ जो हमने कहा था पहले भी, विकास का मुद्दा था, हमने विकास तब भी किया था। तब हमारा देश जब आजाद हुआ था, एक सुई भी नहीं बनती थी। आज जितना सुविधाएं हैं वो कांग्रेस की देन है। बीजेपी अपनी उपलब्धियां गिनाकर तो दिखाए, अपने कहने से खुद से क्या होता है, उन्होंने देश को क्या दिया, क्या किया, आप बताइए। मैं बताता हूँ आपको क्या क्या आप लोगों ने बनाया 70 वर्षों में। क्या क्या आयात होता था? 70 से 80% आयात पर निर्भर थी अर्थव्यवस्था भारत की। आप बोल रहे हैं ठीक है, पहले एक बार गौरव जी एक सेकंड सभी से पहले अभी हम एक बार प्रतिक्रिया लेंगे। कीर्तिनिधि पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कीर्तिनिधि जी, जिस तरह से अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की और उन्होंने एक पूरी की पूरी सूची सामने रख दी कि कहां कहां पर उत्तर प्रदेश में चूक हो रही है, मतलब मजबूती से तैयारी आप भी कर रहे हैं, क्या बूथ स्तर लेवल पर आप भी तैयारी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं? देखिए आलोक जी, समाजवादी पार्टी लगातार बूथ पर काम कर रही है और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक बूथ
20 उसका नारा दिया है, जिससे काम भी हो रहा है। और पिछले दिनों कई दौरे आपने आदरणीय अध्यक्ष जी के देखे होंगे, अखिलेश यादव जी के, जिसमें लगातार चाहे वो श्रावस्ती का दौरा हो, चाहे चित्रकूट का दौरा हो, चाहे रायबरेली का दौरा हो कल, जिसमें जो जन सैलाब सड़कों पर उभर रहा है, वो जन सैलाब जेपी नड्डा जी के चेहरे पे चिंता की लकीरें ला रहा है। जो जन सैलाब दिख रहा लोगों को सड़क पे अखिलेश यादव जी के साथ, वो परिवर्तन की आहट दे रहा है। चिंता की लकीरें ये हैं जेपी नड्डा जी के चेहरे पे, और चिंता की लकीरें बढ़ती ही जाएंगी, क्योंकि जो इनको शासन करने का अवसर मिला, जिन व्यवस्थाओं के तहत आए थे, ये गुंडा राज जो समाप्त करने के नारे पे आए थे, ये जो रोजगार देने के नारे पे आए थे, ये गुंडा राज समाप्त करने के नारे पे भी फेल है और रोजगार देने के सवाल पे भी फेल है। महंगाई चरम सीमा पर है, किसान मर रहा है, लगातार आंदोलन कर रहा है, किसान की नोटिस नहीं ली जा रही है, और लगातार जो ये दूसरे दल के नेताओं पे टिप्पणी करते हैं फेसबुक और ट्विटर पे, हम लोग लगातार समाजवादी पार्टी किसान घेरा कार्यक्रम, युवा घेरा कार्यक्रम, किसानों के साथ गांव-गांव पदयात्रा करने का काम। ठीक है कीर्ति दीजिए, यानी कि बहुत सारी समस्याएं हैं और बहुत सारी परेशानियां भी दिखाई दे रही हैं। चलिए मैं आपके पास वापस लौटूंगी कीर्ति दीजिए। यहाँ निरंजन पोद्दार भी बने हुए राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे भी कमेंट में लेना चाहूंगी। देखिए आपके पास वापस लौटूंगी, पहले एक कमेंट निरंजन जी से। एक बार निरंजन जी, ये जो चिंता की लकीर है, देखिए विपक्ष इसे डिफाइन कर रहा है कि ये चिंता की लकीर इसलिए है क्योंकि बीजेपी ने जो काम किया है वो जनता के हित में नहीं है। बीजेपी ये दिखा रही है कि वो और ज्यादा मजबूत आगे अपने आप को बनाना चाहती है, इसलिए हम टेंशन में हैं कि कहीं भी कोई कमी ना रह जाए। आप किस तरह से इस चिंता की लकीर को डिफाइन करेंगे? देखिए काजल, मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि जो भी छात्र परीक्षा देता है, चाहे वो कितना ही गुड मार्किंग वाला छात्र हो, चाहे वो कितना ही होशियार और कितना ही बुद्धिमान छात्र हो, और वो चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, लेकिन जो भी छात्र एग्जाम देता है और जो समझदार छात्र होता है, एग्जाम से पहले उसके माथे पे चिंता की लकीरें होती ही हैं, और वो जितना कर रहा है उससे और बेहतर करना चाहता है। रही बात अभी जैसे ये बोल रहे थे, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि देखिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बाकी दलों से अपने आप को अलग करती है, उसके अंदर कुछ खास चीजें ऐसी हैं जो आज की तारीख में किसी भी राजनीतिक दल के पास नहीं दिखाई देती। किसी जमाने के अंदर कांग्रेस के पास हुआ करती थी, कांग्रेस के पास जो सेवा दल होता था, वो आज भारतीय जनता पार्टी के पास आरएसएस के रूप में काम कर रहा है। लेकिन आज कांग्रेस अपने सेवा दल को मिट्टी में मिला चुका है। तो यानी बीच में रोक रही हूँ, उसके लिए माफ कीजिएगा। यानी निरंजन जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो नक्शा कदम कांग्रेस ने अपनाया था वही उसी नक्शा कदम पर बीजेपी चल रही है? निश्चित रूप से संगठनात्मक रूप से अगर आप देखेंगे तो आज भारतीय जनता पार्टी उसी पैटर्न पे चल रही है जिस पैटर्न से कांग्रेस ने इस देश के ऊपर 50 साल से ज्यादा राज किया है। वो कैसे हुआ मैं आपको बता देता हूँ। ओवर ग्राउंड वर्कर जो आरएसएस का जो घर घर घुसा हुआ है, वो जड़ में घुसा हुआ है। लेकिन बीजेपी तो ये बोलती आई है ना कि कांग्रेस का रास्ता ठीक नहीं है। निरंजन जी, बीजेपी तो अब तक यही साबित करती आई है ना कि फिर कांग्रेस का रास्ता तो ठीक नहीं था, तो गलत रास्ते पर वो फिर क्यों चल रहे हैं? नहीं, ऐसा है, जब तक कांग्रेस उस रास्ते पे थी तब तक कांग्रेस सत्ता में थी, लेकिन जब से कांग्रेस एयर कंडीशन वादी हुई है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये शबनम जी है, इनको मैं बहुत साधुवाद देता हूँ कि आज की तारीख में भी अगर ये टीवी चैनलों पे आकर के और कांग्रेस को अगर डिफेंड कर पाती है तो ये इनकी बहुत बड़ी आप ये समझ लीजिए हिम्मत का काम कर रही है ये। क्योंकि आज जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है वहां पे उनका वॉरियर भी कमजोर है और उसका वार रूम भी कमजोर है, ये मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जो वॉरियर मैदान के बीच में, लड़ाई के बीच में अगर मान लीजिए व्यक्तिगत छुट्टी पे चला जाता हो, आप सोचिए कि उसकी सेना कैसी युद्ध लड़ेगी, ये आप सोच सकते हैं और समझ सकते हैं। वही बात समाजवादी पार्टी के बारे में आपको मैं बताऊं, देखिए ऐसा है, मुलायम सिंह यादव जी और ये जब जिन्होंने ये समाजवादी पार्टी को खड़ा किया था, आज वो स्थिति आज के नेतृत्व के अंदर नहीं है। वो कहते हैं ना, जोश तो आपके अंदर बहुत है, लेकिन जो उनका अनुभव था, जो मुलायम सिंह यादव जी का जो अनुभव था, व्यक्ति उनका जो जुड़ाव था, आज अखिलेश जी और मुलायम सिंह के अंदर क्या फर्क है मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा हुआ है, मुलायम सिंह जी के सामने 5000 आदमी इकट्ठे होते थे, वो व्यक्तिगत रूप से एक एक आदमी का नाम पहचानते थे, एक एक आदमी को नाम से संबोधित करते थे, एक एक आदमी को गांव से संबोधित करते थे। और अखिलेश जी की स्थिति आज क्या है
माफ करना, मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को खराब लगेगा, लेकिन आज अखिलेश जी की स्थिति ये है कि उनके जो संगठन के अंदर उच्च पदों पे बैठे हुए लोगों को भी अखिलेश जी को पूरा नाम याद नहीं है उनका। तो ये फर्क है आज। चलिए ठीक है, उनकी याददाश्त पर हम थोड़ी देर बाद फिर हम यहाँ पर प्रश्न उठाएंगे। डॉक्टर सुनील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुनील, जिस तरह से आज जेपी नड्डा ने परिवारवाद की बात की, और ये इतना बड़ा हथियार है बीजेपी के पास जिसका जवाब देना कांग्रेस के लिए भी थोड़ा सा भारी है, समाजवादी पार्टी के लिए भी है और बसपा के लिए भी कहीं ना कहीं अब है कि परिवारवाद को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां आगे बढ़ी, लेकिन वो आज बार बार यही बात दोहराते रहे कि 1500 से अधिक पार्टियां हैं पूरे देश में, लेकिन इकलौती हमारी पार्टी ऐसी है जो कि परिवारवाद को नहीं मानती। एक छोटा सा व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, एक छोटा सा व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है। इस चुनौती से कैसे निपटेगा पूरा का पूरा विपक्ष? देखो आलोक जी, ये तो राजनीतिक बात रही कि जो जेपी नड्डा साहब ने कहा, लेकिन जेपी नड्डा साहब का 2 दिन का कार्यक्रम अचानक उत्तर प्रदेश में कैसे लग गया, इस पे भी यदि हम गंभीरता से विचार कर लें तो मुझे लगता है कि राजनीति बड़ा स्पष्ट उत्तर प्रदेश की हो जाएगी जी। जो बीजेपी में घमासान चल रहा है और जिस तरीके से गुजरात के आईएएस अरविंद शर्मा जी को, गुजरात कैडर के आईएएस को विधान परिषद का सदस्य बनाया, क्या उसमें भी जाने की आवश्यकता है कि जिस तरीके से मीडिया में आया कि वो उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, गृह मंत्री भी बन सकते हैं या बहुत अच्छा कोई मंत्रालय उनको मिल सकता है, ये बड़ा सुर्खियों में रहा। उन्हीं महाशय को, अरविंद कुमार शर्मा जी को, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 4 दिन से समय नहीं दिया मिलने का। 4 दिन से वो लगातार डेली समय मांगते रहे कि मुझे मुख्यमंत्री से मिलना है। तो क्या ये असंतुलन जो बीजेपी में दिखाई दे रहा है, पिछले हफ्ते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जाना और एयरपोर्ट पे बीजेपी के आधा दर्जन मंत्रियों का रिसीव करना, ये पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में उनका मंत्रिमंडल राजनाथ सिंह को रिसीव करता है जाकर के। दूसरी बात, जेपी नड्डा का पहुंचना और 2 दिन तक लगातार रहना, क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार है, ये स्पष्ट संदेश जाता है कहीं ना कहीं बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व में कहीं ना कहीं घमासान ऐसा है, कहीं ना कहीं ऐसी गुटबाजी है जहां ये जेपी नड्डा साहब को वहां 2 दिन रुकना पड़ा। चुनावी कार्यक्रम था, बहुत सारी बातें उन्होंने कहीं परिवारवाद को लेकर के, कहीं संगठन को लेकर के, कहीं या तमाम बातें राजनीतिक मंचों से कही भी जाती हैं, कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए बहुत सारी बातें कही जाती हैं। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी 2017 में जो स्थिति थी, क्या मुझे लगता है बीजेपी की भी वही होने जा रही है? क्या कोई ऐसा कंट्रोल है गुजरात कैडर का जो उत्तर प्रदेश को कंट्रोल करना चाहता है? सुनील जी, जो संकेत दिए हैं जेपी नड्डा ने कि मैं भी एक बार मंत्री था लेकिन उसके बाद फिर संगठन में आया, तो यानी वो संकेत साफ है कि कुछ जो नेता हैं उनकी मंत्री पद से छुट्टी होगी। नहीं, बिल्कुल होगी, लेकिन क्या मुख्यमंत्री उसके लिए तैयार हैं? क्या राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा इस बात को लेकर के? क्या प्रदेश का नेतृत्व तय करेगा कि मंत्रिमंडल में कोई रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? दूसरी बात, जब मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब गवर्नर महोदय ने यहां पदभार ग्रहण किया उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने गुजरात कैडर के कुछ आईएएस की मांग की। मुख्यमंत्री ने बड़ा स्पष्ट मना कर दिया पत्र के माध्यम से कि उत्तर प्रदेश में आईएएस की कमी नहीं है, अतः किसी बाहर के प्रदेश के आईएएस को बुलाना ठीक नहीं है, ठीक नहीं होगा। ये तब बिल्कुल मामला शांत हुआ। फिर चीफ सेक्रेटरी को लेकर के मुद्दा आया, कलराज मिश्रा जी ने वहां डेरा डाला। कलराज मिश्रा जी अपने दामाद को चीफ सेक्रेटरी बनाना चाहते थे। कहीं न कहीं से राजेंद्र कुमार तिवारी के नाम पर मोहर लगी और इतना दबाव रहा कि उनको कार्यवाहक चीफ सेक्रेटरी बनाया गया। और इतने बड़े उत्तर प्रदेश में 6 महीने तक चीफ सेक्रेटरी कार्यवाहक रहे, उसके बाद उनको परमानेंट किया गया। तो कहीं ना कहीं क्या मुझे लगता है कि ऐसी कोई लॉबी उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में है जो वास्तव में गुटबाजी में है। क्या कोई मुख्यमंत्री कार्यालय को कहीं और? यहां पर इशारा यह है कि ये संगठन के लिए जेपी नड्डा नहीं पहुंचे, कहीं ना कहीं आपसी कलह है जिसको संतुलित करने के लिए जेपी नड्डा आज वहां पहुंचे। जी बिल्कुल, मेरा यही कहना है। ठीक है। और जहां उनके राष्ट्रीय महासचिव का कार्यक्रम था, राष्ट्रीय महासचिव के कार्यक्रम को रहना था, लेकिन अचानक जेपी नड्डा का कार्यक्रम प्लस होना, 2 दिन तक रहना, मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाएं होना, आईएएस का इस्तीफा देकर के विधान परिषद में जाना, ये कहीं ना कहीं ऐसा संकेत करता है कि योगी को कोई न कोई ऐसी शक्तियां हैं जो कंट्रोल करना चाहती हैं या साइड में करना चाहती हैं। ये थोड़ा सोचने का समय है और मुझे लगता है कुछ समय है, सारी चीजें बाहर मीडिया के माध्यम से निश्चित तौर से बाहर आएंगी। गौरव जी जवाब दीजिए इनकी बात का। इनका ये कहना है कि संगठन की चिंता नहीं थी आज तो चिंता इस बात की थी कि आखिर कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा, रिमोट की चिंता सबसे ज्यादा है। देखिए 2022 का रिजल्ट जब आएगा ना तो वो बहुत स्पष्ट बता देगा कि ये चिंता किसकी थी किसकी नहीं थी। ये बड़ी अच्छी बात है कि विपक्ष इस मुगालते में रहे कि ये आंतरिक कलह है और संगठन की परेशानियां हैं और 2 गुट काम कर रहा है, 3 गुट हो गया, 4 गुट हो गया। ऐसे गुटबाजी के तो शुरू से न जाने कितने पहले भी छोड़े गए, लेकिन जब
रिजल्ट आता है चुनावों का, तो ये सारे किंवदंतियां सब समाप्त हो जाती हैं। उसी प्रकार ये भी समाप्त हो जाएंगी। हमारे यहाँ निरंतर एक परंपरा चलती है, एक प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया के माध्यम से कोई भी नेता कभी भी कहीं भी उसकी ड्यूटी लगती है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के मंडल अध्यक्ष तक सभी प्रकार के कार्यकर्ता हर प्रकार के कार्यक्रमों में संलग्न होते हैं और उसमें अपना पूरा 100% देते हैं। यहाँ तक कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, 86 बूथों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैं जाता रहता हूँ सभी सेक्टरों की, उस 86 बूथों में जितने सेक्टर आते हैं वहां पे जाता रहता हूँ और कभी भी जा सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि संगठन में अंतर्कलह के कारण ही कोई बड़ा राष्ट्रीय नेता आता है और अपने से मनगढ़ंत कहानियां रच करके और उसको मसालेदार तरीके से प्रस्तुत कर देना टीवी चैनलों पर बैठ करके और फिर उस पर रोटी सेकना। ये अच्छी बात है, विपक्ष करता रहे, लेकिन हम तो अपना काम करते रहेंगे। गौरव जी ने किसी विपक्ष के नेता ने नहीं कही है, कार्यक्रमों के माध्यम से जाते रहेंगे। ये वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विपक्ष के नेता नहीं है। नहीं ठीक है, वो वरिष्ठ पत्रकार हो, ये इनका अपना विश्लेषण है, कोई दो राय नहीं है। देखिए उनका उनकी अपनी समीक्षा हो सकती है, लेकिन हम पत्रकारिता किसी कहानी को रखेंगे जमीन पर जिस चीज की आवश्यकता होती है, जो आवश्यकता महसूस होती है, उसके अनुसार संगठन निर्णय लेता है और काम करता है। ठीक है शबाना जी, जिस तरह से आज परिवारवाद की बात यहां पर जेपी नड्डा ने की है और निशाना कहीं ना कहीं कांग्रेस भी थी, समाजवादी पार्टी भी थी। कांग्रेस इसलिए भी थी निशाने में क्योंकि लगातार इस तरह के मुद्दे पहले भी उठते आए हैं। आपको याद होगा जब जवाहरलाल नेहरू जी का देहांत हुआ था, उस समय सबसे आगे रेस में चल रहे थे मोरारजी देसाई, लेकिन आपके अंदर भीतरी लोकतंत्र इतना मजबूत था कि अचानक वहां पर के कामराज की एंट्री होती है और रातों रात लाल बहादुर शास्त्री का नाम सबसे ऊपर आ जाता है। तो लोकतंत्र तो कांग्रेस में था। आज कांग्रेस को क्या हो गया है कि इस तरह के आरोप आप पर लगातार लग रहे हैं कि आप वंशवाद को बढ़ावा देते हैं, आप लोग परिवारवाद को धीरे धीरे बढ़ावा देते हैं? देखिए, जिनके परिवार ही ना हो, जिन्होंने परिवारों को प्राथमिकता न दी हो, जिन्होंने अपनी पत्नी तक को ना अपनाया, जाहिर सी बात है कि वो परिवारवाद की बात करेंगे ही, क्योंकि उन्होंने अपने घर नहीं बचाए। और अगर आप बात करें त्याग की, बलिदान की बात करें तो जेपी नड्डा ने कहाँ छोड़ा? राहुल गांधी ने क्यों नहीं बचाया, ये बताइए। पत्नी को कब छोड़ दिया? पहले राहुल गांधी की बताइए, उन्होंने क्यों नहीं परिवार बचाया अपना? राहुल गांधी जी को लगातार समस्त हिंदुस्तान की जनता, सारे कांग्रेसी चाहते हैं कि वो अध्यक्ष बने, मगर वो मना कर रहे हैं कि मुझे अध्यक्ष पद नहीं स्वीकार है, नहीं बनना है। ये बड़ेपन की बात होती है, हम कुंडली मार के नहीं बैठे हुए हैं। बिल्कुल, लेकिन शबाना जी आप बीच में टोक रही हूँ। शबाना जी बस एक छोटा सा कमेंट, छोटी सी बात है, उसके बाद आप अपना कमेंट पूरा कीजिएगा। देखिए आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बनना चाहते, वो खुद मना कर रहे हैं, लेकिन देश का एक तबका युवा का ये कहता है कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनना चाहिए, शायद कुछ बदलाव हो, क्योंकि उनमें काबिलियत है, क्योंकि हम चाहते हैं कि राहुल जी बने, बल्कि देश के प्रधानमंत्री बने। हम आंकड़े ऐसे नहीं बोलते कि अब की बार 300 पार, अब की बार 350 पार, क्योंकि हमें पता है हमारे पास ईवीएम का पिटारा है। हम चैलेंज करते हैं, अब की बार 30 पार का नारा देगी। चलिए ठीक है, आपकी ठीक है, आपके पास ईवीएम का पिटारा है, ईवीएम हटा के धरातल पर आके बैलेट पेपर से चुनाव कराइए। जब अमेरिका मान सकता है इस बात को, बैलेट पेपर को दे सकता है अहमियत, तो आप क्यों नहीं? आपको किस बात का डर है? अशोक गहलोत गलत तरीके से जीत गए क्या? कराइए और फिर देखिए। शबाना जी, अशोक गहलोत गलत तरीके से जीत के आए क्या? बिल्कुल, ईवीएम नहीं, अशोक गहलोत जिस तरह जीत के आए, गलत तरीके से वो जीत कर आए क्या? वो तो जानबूझ के छोड़े जाती है कुछ चीजें ताकि सच्ची उंगली। नहीं शबाना जी, ये ठीक है, उस पर अभी नहीं जाते। मुद्दा तो बिल्कुल अलग है। ठीक है कीर्तिनिधि जी, जिस तरह से परिवारवाद की बात हो रही है और उसमें निशाना कहीं ना कहीं, अगर उत्तर प्रदेश में भाषण दिया गया है, संबोधन दिया गया है, तो निशाना समाजवादी पार्टी भी थी। क्या इस बात को आप स्वीकार करते हैं कि समाजवादी पार्टी में समाजवाद की बातें जरूर की गई थी पहले, अब धीरे धीरे परिवारवाद पैठ कर चुका है? आलोक जी, सबसे महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा परिवारवाद, तो पहले भारतीय जनता पार्टी से परिवारवाद उनको समाप्त करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। अभी आएंगे आपके पास, गौरव आएंगे, पहले भी बोलते रहे कीर्ति जी। आलोक सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो वरिष्ठ पत्रकार जी ने खड़ा किया कि अरविंद शर्मा जी कौन से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं जिनको गुजरात कैडर के IAS रहे हैं और उनको ला करके उत्तर प्रदेश से विधान परिषद भेजना पड़ा भारतीय, कौन से कार्यकर्ता रहे? और ये दिल्ली की सरकार में भी कई IAS है जो
रिटायर हो गए या तो इस्तीफा देकर के भारत के सरकार में मंत्री हैं, कौन से भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरा सवाल जो परिवारवाद का है, सभी भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। कल्याण सिंह जी, राजवीर सिंह जी बेटे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, राजवीर सिंह जी सांसद, कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यपाल बनाया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ये जो परिवारवाद है, अगर राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह न होते तो क्या नोएडा के अंदर कोई और कार्यकर्ता उस विधानसभा में नहीं है जो एमएलए बन पाए? ये लालजी टंडन के बेटे आशुतोष टंडन न होते तो क्या आशुतोष टंडन के कोई और आदमी एमएलए नहीं बन सकता था वहां से? ये परिवारवाद के पोषक लोग अगर परिवारवाद पर टिप्पणी करते हैं तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। पहले भारतीय जनता पार्टी से परिवारवाद हटाए, फिर दूसरों पर टिप्पणी करना। देखिए कीर्तिनिधि जी, कल भी जब हमने चर्चा की थी तो कांग्रेस और सपा के एक सुर दिखाई दे रहे थे और आज भी एक सुर नजर आ रहे हैं। आखिर आगे क्या कोई काजोल, मेरा जो सवाल है उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी। गौरव मिश्रा जवाब दीजिए। इन्होंने एक बहुत ही संक्षेप में, ठीक है कीर्ति जी, पूछता हूं मैं इनसे। गौरव जी के पास चलते हैं। ठीक है गौरव जी, एक बहुत ही जरूरी बात यहां पर कीर्तिनिधि पांडे ने आपसे पूछी है कि जिस तरह से आप लगातार आरोप लगाते आए हैं कि विपक्षी पार्टियों में पैराशूट जंपिंग होती है, कि कोई भी बाहर का नेता आकर मैदान में कूद जाता है, ऐसा तो आपने भी किया। गुजरात कैडर के आईएएस थे, क्या जरूरत थी विधान परिषद में उनको टिकट देने की? देखिए कीर्तिनिधि ने दो बात कही, एक तो परिवारवाद पर और दूसरा जो बाहर से लोग आए हैं। तो देखिए जो योग्य होता है, जो सक्षम होता है, जिसके द्वारा सिस्टम और मजबूत किया जा सकता है, उनको लाना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए, वो कोई भी हो, मतलब और कहीं से भी लाए। दूसरी बात सुन लीजिए पूरी बात सुन लीजिए, जवाब के बाद बोलिएगा। परिवारवाद उसको कहते हैं कि अखिलेश जी का बेटा अगर गर्भ में है तो पहले ही तय हो जाता है कि अगला भी राष्ट्रीय अध्यक्ष यही बनेगा और मुख्यमंत्री का हकदार भी नहीं होगा। इसे परिवारवाद कहते हैं। और माननीय पंकज जी की आप बात कर रहे हैं, पंकज जी ने जितना संगठन में काम किया है और जितना प्रदेश में काम किया है, संन्यास ले लेंगे। चलिए ठीक है निरंजन जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं निरंजन जी के पास आऊंगी। पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, उसके पिता से तय नहीं होता है, यह आपके दल में तय होता है, कांग्रेस पार्टी में तय होता है। तो इस बात को सुनिश्चित कर लीजिए, परिवारवाद हमारे यहाँ नहीं चलता है। ठीक है देखिए शबाना जी आपके पास भी आऊंगी और एक बार फिर से कीर्तिनिधि जी आपके पास भी आऊंगी। निरंजन जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं। ठीक है गौरव मिश्रा आ रहा हूं आपके पास, एक सेकंड निरंजन जी। देखो आलोक जी, ऐसा है कि परिवारवाद का जो दंश है ये कदाचित सभी पार्टियों को दसता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में और बाकी पार्टियों में एक कदाचित एक फर्क है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में अगर राजनाथ सिंह जी के बच्चे अगर मान लीजिए राजनीति में आते हैं तो उनको सीधा अध्यक्ष नहीं बनाया जाता है और उसके अंदर भी योग्यता के आधार पे उनको तरक्की मिलती है। उदाहरण अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बता देता हूं कि 2002 के अंदर जो प्रमोद महाजन जी थे वो उस टाइम पूरी भारतीय जनता पार्टी के कर्तव्यकर्ता थे, महासचिव थे और पूरे समझ लीजिए उनका निर्णय था। लेकिन उनके जो बेटे थे, जो उनके जो वो राहुल महाजन है, उनमें वो राजनीतिक योग्यता नहीं थी तो वो पीछे ड्रॉप कर दिए गए। ऐसा नहीं है कि कोई जो रोहन बाड्रा है वो रोहन राजीव गांधी बन जाएगा, ऐसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। क्योंकि आज आप मुझे एक बात बताइए, तो ये प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा का बच्चा रोहन वाड्रा की बजाय रोहन राजीव गांधी कैसे बन गया? ये परिवारवाद है। क्योंकि आज शबनम जी ये नहीं बता सकती कि मैं आज आप ये नहीं बता सकती शबनम जी कि शबाना नाम है उनका, शबाना जी ये नहीं बता सकती कि 10 साल बाद में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आज के 15 साल बाद में कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। ये है परिवारवाद। शबाना जी जवाब दीजिए इस पर। के साथ हाथ से नहीं हुए निरंजन जी, उन्होंने बलिदान किया है, कांग्रेस बलिदानों की मिसाल है। इंदिरा जी के मरने के बाद, राजीव जी की गैस के बाद यहाँ जिम्मेदारी दी गई थी। बीजेपी में किसी ने बलिदान नहीं दिया, सिर्फ लोगों का खून चूसा है, जनता को बर्बाद किया है। आप गलत बोल रहे हैं। मेरी बात सुनिए, आप
पद मिलते तो सबसे बलिदान जो आज तक किसी पार्टी ने नहीं दिया, ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहस आपकी कुछ ज्यादा ही फिर हो जाएगी यहाँ पर डॉक्टर। ठीक है, ठीक है, सुनील जी के पास चलते हैं। ठीक है, सुन लीजिए, एक मिनट, ठीक है, इस तरह से तर्कों से बात नहीं बनेगी ना। इस तरह एक दूसरे के ऊपर आप अगर बात ही नहीं सुनेंगे एक दूसरे की तो फिर कैसे बात बनेगी। सुनील जी, जिस तरह से परिवारवाद की बात हो रही थी, और परिवारवाद की बहस बहुत जरूरी भी है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों में अगर ऊपर पर कोई चीज दिखाई नहीं देती है तो निचले स्तर पर भी कहीं ना कहीं परिवारवाद दिखाई देता ही देता है, और ये हर पार्टी में है। क्या इसको किसी तरह से काबू किया जा सकता है? क्योंकि स्थानीय नेता भी अगर अपने बच्चे को आगे प्रमोट करना चाहता है तो ये भी तो परिवारवाद की हुई ना समस्या। जरूरी नहीं ना कि आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष तो आपने बना दिया किसी और को, लेकिन अगर आपकी पार्टी की जड़ों में परिवारवाद है तो फिर कैसे उससे निपटा जाएगा? नहीं, देखो, पार्टी में आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दो या प्रदेश अध्यक्ष बना दो, ये तो पार्टी की अहम भूमिका रहती है। लेकिन ये तो लोकसभा में और विधानसभा में कोई व्यक्ति जाके बैठता है तो ये जनता की मोहर हो गई। और ये लोकतंत्र में है कि लोकतंत्र में नेता बनाना जनता का काम है। यदि जनता किसी भी व्यक्ति, किसी भी नेता के बच्चे को पसंद करती है, बेटे को पसंद करती है, बेटी को पसंद करती है, तो ये लोकतंत्र है। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती आपने तमाम, ऐसा बहुजन समाज पार्टी की आप बात करेंगे कि मैडम कभी चुनाव में नहीं गई, सीधी विधान परिषद में गई और मुख्यमंत्री बनती रही, तो ये लोकतंत्र नहीं हो सकता। दूसरा, उन्होंने अपने भतीजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया, संविधान में चेंज करके संरक्षक को सारे अधिकार दे दिए, ये लोकतंत्र नहीं हो सकता। लेकिन यदि मायावती जी के भतीजे या उनका भाई चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़के वो जीतते हैं तो मैं इसको नहीं मानता, क्योंकि लोकतंत्र में कहीं ना कहीं जनता की भी हिस्सेदारी है। यदि एक वर्ग राहुल गांधी को पसंद करता है या दूसरा वर्ग राजनाथ सिंह के बेटे को पसंद करता है तो अच्छी बात है ना इसमें। लेकिन दूसरा ये आप कहें कि केवल उसको बिजनेस के तौर से आप ले जाएं कि आप थोप दें जनता के ऊपर जाकर के, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। या तो लोकतंत्र में चुन के कोई व्यक्ति आता है, और लोकतंत्र में नेता जनता बनाती है, पार्टी नहीं बनाती है। बहुत से ऐसे नेता हैं, क्या मुलायम सिंह यादव जी के परिवार में दूसरे बेटे हैं, क्या उनको नेता बना दिया? वो उनका जो माइंड मेकअप है बिजनेस का है, वो पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते, वो कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहते। लेकिन प्रतीक की बात कर रहा हूं मैं। और यदि अखिलेश जनता के बीच जाकर के समाज सेवा करना चाहते हैं और जनता उसमें चुनाव जिता करके भेजती है, चाहे लोकसभा में भेजे चाहे विधानसभा में भेजे, तो इसमें जनता की भी तो हिस्सेदारी हो गई। तो इसलिए लोकतंत्र में परिवारवाद का लगाना, ये मुझे लगता है कि आरोप बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि ये सब फिर बीच के जनता के बीच जाते हैं और जनता चुन के भेजती है। इसलिए जनता ने जो चुना है उस पर लोगों को भरोसा करना चाहिए, मेरा मानना है। बिल्कुल गौरव जी, जिस तरह से इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि जो भी हैं, कि राहुल जी भी हैं, वो भी कहीं ना कहीं से जीत के तो आ रहे हैं ना। केरल में भले केरल से जीत के आए हो, लेकिन जनता ने तो उनको चुना है ना। तो इसमें फिर परिवारवाद बार बार हावी क्यों हो जाता है? नहीं, देखिए, परिवारवाद लोकतंत्र के लिए एक राक्षस के समान है। उस राक्षस के समान है जो दीमक की तरह इस देश की पूरी व्यवस्थाओं को चट कर जाता है, और कहीं न कहीं पूरी शक्तियां जो है व्यक्ति केंद्रित हो जाती हैं। और जब परिवारवाद की ताकत से व्यक्ति शासन पर स्थापित होता है तो वो शासन से संबंधित वो सारी शक्तियों को भी केंद्रित करना चाहता है। यही कारण है कि बड़े बड़े घोटाले होते हैं, रक्षा सौदों में घोटाले होते हैं, व्यवस्थाएं पूरी धूल-धूसरित रह जाती है। तो कम से कम 70 वर्ष में इतना तो इस लोकतंत्र को सीख ही लेना चाहिए कि परिवारवाद। गौरव जी, एक छोटा सा सवाल और है, जैसा कि अभी आलोक जी ने भी कहा कि राहुल गांधी को केरल के लोगों ने पसंद किया। देखिए, केरल के वायनाड से वो जीते हैं तो अमेठी में हारे भी तो है ना। परिवारवाद, अगर परिवारवाद पूरी तरीके से है तो फिर वो हर जगह होता। लोकतंत्र कहीं ना कहीं है, जैसे कि अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार कह रहे थे। हो सकते हैं, देखिए, पसंद और नापसंद के बहुत सारे पैमाने हो सकते हैं, लेकिन ये केवल पसंद के आधार पर परिवारवाद को ये सर्टिफिकेट दे देना, ये लाइसेंस दे देना कि इस पर कोई प्रश्न न उठाए और एक अक्षम व्यक्ति को पूरे देश की जिम्मेदारी सौंपने की वकालत करने लगे, तो ये बहुत घातक है लोकतंत्र के लिए। भारतीय जनता पार्टी कभी इस तरह के परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देती। हमारे यहाँ देखिए, पंकज सिंह या कोई भी किसी भी व्यक्ति को ले लीजिए, वो बहुत संघर्ष करता है, संगठन के कार्यों में लिप्त रहता है। जो जिम्मेदारी दी जाती है वो जिम्मेदारी अगर वही दूसरा दल होता तो स्वाभाविक है कि जिनके पिता मुख्यमंत्री थे वो सीधे डायरेक्ट मुख्यमंत्री के दावेदार हो जाते। आज अखिलेश जी हो गए, राहुल जी हो गए या बसपा के लोग हो गए, जितनी इस तरीके से जो पारिवारिक पार्टियां हैं जिन्होंने एक गिरोह बना रखा है अपना, इनकी उम्र पूरी हो चुकी हो, क्योंकि जो नई पौध है इस देश की वो बहुत वाइब्रेंट है, समझदार है, पढ़ी लिखी है। गौरव जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? जबरदस्ती थोड़ी ना वो हाथ पकड़ के लेकर जा रहे हैं जनता को कि आप वोट दीजिए हमें। चाहते हैं लोग
हाँ, तो ठीक है। इसीलिए तो शबाना जी, जवाब जनता। दीजिए। इनकी बात का जनता जवाब इसीलिए दीजिए। नकार रही है, इसीलिए हाशिए पर है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, सभी हाशिए पर जा रही है। जी, आपके पास आ रहा हूं उसके बाद। किसने देश को बर्बाद किया? आपने संबंधों के नाम पे देश का बेड़ा गर्क किया। अरे आपने तो जीत घोटाले से लेके अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले तक एक यूनिवर्सिटी घोटाले की यूनिवर्सिटी बना डाली, घोटाले का विश्वविद्यालय बना दिया कांग्रेस पार्टी ने। आप बात कर रही है, आप पहले अपने गिरबान में झांकिए, आपने क्या दिया परिवारवाद से इस देश को। तरीका है, नजरिया है, लाखों लाख करोड़ की संपत्तियां डूबती रही, राज का सर काट के ले गए। कहाँ चुप बैठे थे आप लोग? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि छाती में गौरव जी आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, 1 सेकंड रुकिए ना, सुन तो लीजिए उनकी बात को। गौरव जी 1 सेकंड। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है देख नहीं सकती और जनता यही गौरव जी सुन लीजिए एक बार। कांग्रेस का। हाँ बोलिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए शबाना जी। मैं वही बोल रही हूँ कि आप कांग्रेस को इल्जाम नहीं लगा सकते। कांग्रेस का देश के लिए जो बलिदान है वो आज भी इतिहास में दर्ज है और लोग सलाम करते हैं उस बात को। बीजेपी ने क्या किया? आप 4 साल की, 5 साल की या जितने साल की बात करते हैं, आप अपनी उपलब्धियां गिनाए ना। परिवार छोड़िए, आप देश की आर्थिक व्यवस्था की बात कीजिए, आप किसान अन्नदाताओं की बात कीजिए, आप महिला सुरक्षा की बात कीजिए, आप देश के तमाम ऐसे मुद्दे हैं। आज एक छोटा सा नेपाल भी हमारे देश पर आके गड़ाए बैठा है। चीन ने हमला करने की हिम्मत की, ये सब आपके राज में हो रहा है। नहीं तो चीन ने नेहरू जी के काल में भी इसी तरह से किया था। आपको याद है तिब्बत चला गया था हाथ से हमारे, तब उस समय नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं थे नेता। पता नहीं है। शबाना जी को एक बात बता दे, 30,000 बार। ठीक है, अब हम उस पर नहीं जाते ना, चाइना अभी नहीं जाते। ठीक है, कीर्ति पांडे आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए अपनी बात को। देखिए आलोक जी, परिवारवाद पे भारतीय जनता पार्टी जो मैंने सवाल खड़ा किया उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। वो भ्रष्टाचार का आरोप लगातार दूसरों पे लगाते हैं। कोरोना काल संकट काल था, 80 मीटर थर्मामीटर के खरीद में इतना बड़ा घोटाला हुआ, जनपदों के सूची सेलेक्ट करके भ्रष्टाचार की किन किन अलग अलग दरों पे खरीदारी हुई, राज्यपाल महोदय को सौंपी गई। क्या कोई जांच आज तक उत्तर प्रदेश की सरकार उससे कराई? किसी के खिलाफ FIR हुआ? और इनकी सरकार ने भ्रष्टाचार में 70 साल देश की आजादी के बाद सबसे पहली और सबसे बड़ी घटना हुई। गाजियाबाद के मुरादनगर में लोग अपने घरों से लाशें शमशान, पहली बार भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ की सरकार में शमशान से लाशें उनके घरों को आई। ये श्रेय भारतीय जनता पार्टी के पास है भ्रष्टाचार के। और ये होता था, अपने सवालों का जवाब नहीं देते। सुन लीजिए पहले शबाना जी, थोड़ी देर बाद रिएक्शन दीजिएगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी का शबाना जी, उनकी बात पूरी हो जाए। ये भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वाली सरकार है। देखिए कीर्ति दीदी जी, ये तो बातें हो गई आरोप प्रत्यारोप की। आप ये बताइए कि बीजेपी की जो तैयारी है बूथ लेवल से शुरू हो रखी है, सपा किस तरह से तैयारी कर रही है और आगे कौन कौन से बड़े चेहरे हो सकते हैं सपा में? चेयरमैन को क्यों बचा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? क्योंकि भ्रष्टाचारियों को संरक्षित कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, निरंजन जी के पास जाते हैं। निरंजन जी, जिस तरह से परिवारवाद पर पक्ष हो विपक्ष हो, जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो उससे भागते हुए कहीं ना कहीं नजर आते हैं। सीधे कभी भ्रष्टाचार की चिंता होती, कभी उसकी। आपको क्या लगता है 2022 का जब चुनाव होने वाला है उसके केंद्र में किस तरह के मुद्दे रहने वाले हैं? क्या सिर्फ विकास का मुद्दा सामने रहेगा या भ्रष्टाचार हो, कुपोषण हो, सड़क हो और परिवारवाद, ये सब केंद्र में कहीं ना कहीं मिक्स होने वाले हैं क्या? देखिए आलोक जी, मेरा ऐसा मानना है कि जो एक इस बार जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो 2022 में चुनाव होने वाला है, उस चुनाव का सिनेरियो अलग होगा। क्योंकि यहाँ पे इस बार ओवैसी जी भी गठबंधन बना करके पूरी सीटों के ऊपर चुनाव लड़ने की घोषणा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी चुनाव में आ रही है। तो मेरा जहां तक ऐसा मानना है कि ये चुनाव कहीं ना कहीं पोलराइजेशन के ऊपर आधारित ज्यादा होगा। इसके अंदर पोलराइजेशन का ज्यादा प्रभाव होगा। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, देखिए भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है और वो कार्यशैली क्या है कि ये जिस चुनाव जीत करके आते हैं उसी दिन से अगले चुनाव की तैयारी चालू कर देते हैं। यानी कि सीधी सी बात है, 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने
सरकार बनाई और धीरे धीरे की गति से ये उसी दिन से इन्होंने 2022 की तैयारी चालू कर दी। आज जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आज वहां पे जा रहे हैं और मान लीजिए वहां के पंचायत चुनाव में भी हिस्सा ले रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हैदराबाद के अंदर नगर निगम के चुनाव में भी हिस्सा ले रहा है तो आप मान के चलिए कि वो चुनाव के प्रति कितने संजीदा है। और भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को एक बड़ा चुनाव मान करके चलती है। तो इस चीज का देखिए इनको कहीं ना कहीं एडवांटेज मिलता है, इनको कहीं ना कहीं इनको इसका लाभ मिलता है। और रही बात विपक्ष, अभी जैसे कांग्रेस तो देखिए अभी नंबर की लड़ाई में है कि मुझे चौथे नंबर पे आना है कि तीसरे नंबर पे आ रहा है। कांग्रेस तो अभी नंबर की लड़ाई में लड़ रही है। कांग्रेस तो सबको पता ही है उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं फाइट में नहीं है। अब वहां पे समाजवादी पार्टी जिस तरीके से मुकाबला कर रही थी, लेकिन कैलेंडर छपवाए हैं ना उन्होंने भी, फाइट में तो आए वो 10 लाख कैलेंडर भेजे हैं ना लोगों के घर में। ऐसा है, तब्दील हो सकते हैं। राजनीतिक पार्टी है, राजनीति के प्रयास उनको करनी है, उनको अपना काम तो करना ही है। और उसके अंदर मैं आपको बता रहा था समाजवादी पार्टी है, तो समाजवादी पार्टी का इस बार कहीं ना कहीं जो एक बदला हुआ वोट बैंक के आधारित पर समाजवादी पार्टी, नहीं ये भी तो हो सकता है ना निरंजन जी, ये भी तो हो सकता है ना संघर्षों की तस्वीरें देखकर जनता पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में हो जाए। नहीं, अब देखो होने को तो कुछ भी हो सकता है। अगर होने की बात करें आलोक जी, तो वो कहते हैं ना कि भविष्य के गर्भ में तो बहुत कुछ चीजें छुपी हुई है। और आज की तारीख में तो भारत के अंदर कहीं पे भी जो चुनाव है, चुनाव का डिस्कोर्स 1.5 महीने 2 महीने पहले बदलता है। हमने बिहार के अंदर ये उदाहरण देखा, हमने राजस्थान के अंदर ये एग्जाम्पल देखा, हमने हर जगह ये चीज देखा। तो देखिए अब चुनाव के आखिरी समय जिस टाइम रणभेरी बजेगी 2022 में, उस टाइम क्या चीज निकल बिल्कुल। और जरूरी भी है ये कि अब विपक्ष भी थोड़ा सा उठ जाए, खड़ा हो जाए और बूथ लेवल पर जाकर काम करना शुरू कर दे। और समाजवादी तो लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी अब पोस्टर या कैलेंडर हम कहें तो छपाने शुरू कर दिए हैं। सुनील जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, जैसा कि अभी निरंजन जी ने कहा कि वो जो सीरियसनेस है ना वो बीजेपी में शुरू से ही दिखाई देती है, चाहे वो किसी भी लेवल का चुनाव हो, हर लेवल पर दिखाई देती है। तो क्या ये सवाल ये खड़ा कर रहे हैं कि विपक्ष उतना सीरियस नहीं हो पाता है या कमी कहाँ है, ये जानने की कोशिश हम करेंगे। नहीं, बिल्कुल पोद्दार साहब सही कह रहे हैं कि चुनाव हमेशा बीजेपी चुनावी मूड में रहती है और उनका संगठन यदि पन्ना प्रमुख तक पहुंच गया हो तो मुझे लगता है कि निश्चित ही उनका संगठन और राजनीतिक दलों की अपेक्षा बहुत सशक्त है। और ये दूसरे राजनीतिक दलों को सोचना पड़ेगा कि बूथ से भी नीचे निकल कर यदि पन्ना पर पहुंच गई है बीजेपी तो उससे कैसे लड़ना पड़ेगा। अब आपने 2019 को लोकसभा चुनाव में देखा, जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का नारा था 50+ तो वो 50+ ही लेकर के आए। तो ये सब देखना पड़ेगा दूसरे राजनीतिक दलों को। और जो गठजोड़ इस समय निकल के आ रहा है कि छोटे छोटे राजनीतिक दलों का अलग संगठन बनना है, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी अलग लड़ेंगी, कांग्रेस किसके साथ जाएगी, आप पार्टी की भी एंट्री हो चुकी है, AIM भी आकर के इसमें घमासान करेगा उत्तर प्रदेश में। तो ये सारी परिस्थितियां बताएंगी कि आखिर में क्या है। लेकिन आज की स्थिति में यदि उत्तर प्रदेश की हम संगठन की बात करें तो मुझे लगता है कि नंबर 1 पे बीजेपी का संगठन कहा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात जो मैंने शुरू में कहा अभी कि जिस तरीके का दौर बीजेपी में निकल के आ रहा है, मुझे लगता है वो कम प्रदेशों में ऐसा होता है, तो उत्तर प्रदेश में वो स्थिति बन के आती है। यदि आप तुलना करोगे कि 2007 में यदि बहुजन समाज पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला तो 2012 में वो वापस होकर नहीं आई, और 2012 में सपा को मिला तो 2017 में वापस होकर नहीं आई। वो और इतना भी आकलन आप देखिए कि बहुमत, पूर्ण बहुमत सरकार जिस पार्टी को दिया तीनों बार 12, 17 और 7 में, तो ये न समझे कोई भी पार्टी कि हम सशक्त हैं, अच्छी तरीके से जनता से आप नहीं जुड़ेंगे। और दूसरी बात, अपने कार्यकर्ताओं की आप नहीं सुनेंगे। और ये मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि बीजेपी का कार्यकर्ता बीजेपी के नेताओं से खुश नहीं है, बीजेपी के विधायक बीजेपी के संगठन से खुश नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में ये पहली बार हो कि पार्टी के खिलाफ पार्टी के विधायक, जिसकी सरकार हो, 100 से ऊपर विधायक सरकार के खिलाफ बैठ गए हों। इस बात की समीक्षा बीजेपी को, RSS को करनी पड़ेगी कि जो अंदरूनी चीजें हैं, जहां कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जा रही है, उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि ऐसा हुआ तो मुझे लगता है कि 2022 का चुनाव बीजेपी के लिए भी बहुत रास्ता कठिन हो सकता है। गौरव जी, ये जो बातें अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने कही है, इस पर आपकी टिप्पणी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सब कुछ ऑल इज वेल वाली बात नहीं है क्या? नहीं, निश्चित रूप से महत्वपूर्ण बातें इन्होंने कही है, लेकिन इसमें स्पष्ट करना चाहेंगे कि ये काफी पहले की बात है और एक लोकतांत्रिक दल के अंदर
किसी भी कार्यकर्ता को ये स्वतंत्रता होती है कि किसी भी मंच पर वो अपनी बात को रख सके। तो मुझे लगता है कि इसको बिल्कुल इस नजरिए से देखना कि 2022 के चुनाव में वही फैक्टर काम करेगा, तो ये मुझे लगता है कि ये दिवा स्वप्न है। हमारा संगठन फिर से चाक चौबंद हो चुका है, दुरुस्त हो गया है और लगातार हम लोग जनता के साथ और संगठन के कार्यों के साथ ही साथ जो हमारे विधायक हैं उनके साथ एक तारतम्य बना करके चल रहे हैं। और 2022 में आप देखिएगा ये संपूर्ण शक्ति एक साथ जमीन पर दिखाई देगी और परिणामों में ये दिखेगा भी। मुझे लगता है कि किसी गलतफहमी में किसी विपक्ष को नहीं रहना चाहिए। ठीक है शबाना जी, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि ठीक है प्रियंका जी सर्वमान्य नेता हैं, अजय लल्लू की पकड़ बहुत अच्छी है प्रदेश में और राहुल गांधी का तो कोई जवाब ही नहीं है। ये बातें एक तरफ अगर आप रख दें तो क्या पूरे के पूरे प्रदेश में आपके पास उन नेताओं की फौज है क्या कि अगर वो स्थानीय स्तर पर जाते हैं तो लोग उनको पहचाने और उनके चेहरे पर वो वोट डाल सकें? क्या इस तरह के नेता आपने अभी से ही चिन्हित कर लिए हैं? बेशक हमारे माननीय राहुल जी और मैम प्रियंका गांधी जी इसी पे लगातार काम कर रही हैं। लल्लू जी का संघर्ष सारा उत्तर प्रदेश जानता है, लगातार वो प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं लोगों के बीच में। मगर जैसा कि उनकी चिंता की लकीरों की बात थी, बेशक हम यही कहेंगे कि हमारी पार्टी तो काम कर रही है लोगों के बीच में और लोगों के दिलों से जुड़ी है। जरूरत जैसा अभी उन्होंने कहा कि मीटिंग की और 1.5 घंटा दिया, वो चिंता की लकीरों की बात है क्योंकि लोग शाहीन बाग को नहीं भूले हैं, लोग किसान आंदोलन को नहीं भूले हैं, लोग महिला अपराध को नहीं भूले हैं। लोगों ने शाहीन बाग में 56 लोगों की हत्याएं भी नहीं भूली है। शबाना जी एक बात बताइए, प्रियंका गांधी के कैलेंडर जो छपा दिए गए हैं, चाहे वो जनसंपर्क के हो चाहे वो संघर्ष के हो, शबाना जी सुन लीजिए, प्रियंका गांधी के कैलेंडर छापे गए हैं जो उत्तर प्रदेश में भेजे जा रहे हैं गाँव तक और शहर तक। आप ये बताइए कि प्रियंका गांधी खुद कब आ रही हैं, क्योंकि अब प्रियंका गांधी को आ जाना चाहिए क्योंकि परिस्थिति ऐसी बन चुकी है, पंचायती चुनाव बेहद करीब है, उसके बाद 2022 का विधानसभा चुनाव है, काफी ज्यादा समय नहीं है आप लोगों के पास। देखिए ऐसा नहीं है, लगातार प्रियंका गांधी जी अपने हर एक कार्यकर्ता से जो बिल्कुल बूथ स्तर तक का है उससे भी जुड़ी हुई है, लगातार संपर्क में है, लगातार हम लोगों को निर्देश दिए जा रहे हैं, लगातार मीटिंग हो रही है। अगर हम ऐसी बात करें तो कोरोना की वजह से आपके बीजेपी के बड़े लीडरों ने तो निकलना ही बंद कर दिया। नहीं, जेपी नड्डा तो आज गए ना, अब इसमें उनसे बड़ा कौन है? उस वक्त हम लोग भी नहीं चाहते थे कि हमारे नेताओं पर आँच आए, मगर वो लगातार जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता। देखिए शबाना जी, लेकिन आज की महिला चाहती है कि अगर कोई महिला उनके लिए आवाज उठा रही है तो वो जमीनी स्तर पर आवाज उठाए, उनके साथ खड़ी रहे। हम ये नहीं कह रहे कि प्रियंका गांधी नहीं खड़ी होती, गई थी, वो उम्बा गांव भी गई थी, वो हाथरस भी गई थी। जी हम लगातार हमने बोला ना, प्रियंका गांधी जी का सबसे पहला महिलाओं की रक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं का सम्मान जो कि बीजेपी के राज्य में खत्म हो चुका है। लगातार महिलाएं प्रताड़ित की जा रही हैं, प्राथमिकता है किसान, उनकी प्राथमिकता है हमारी। ठीक है कीर्ति जी, और हम करते रहेंगे आखिरी दम तक, उस लड़ाई को हम लड़ेंगे। नहीं बिल्कुल। कीर्ति दीजिए, एक आपसे अंतिम टिप्पणी यहाँ पर चाहेंगे कि क्या सिर्फ आरोपों से ही बात बन जाएगी क्या, या स्थानीय स्तर पर आपने भी काम करना पहले से शुरू कर रखा है? लगातार जमीनी स्तर पर समाजवादी पार्टी काम कर रही है और उत्तर प्रदेश के अंदर जब जब समाजवादी पार्टी के लोग सड़कों पर उतरे हैं तब तब भारतीय जनता पार्टी ने दमन करने का काम किया है, उनके खिलाफ आपराधिक धाराओं में मुकदमे दर्ज करने का काम किया। और मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, दिल्ली के अंदर किसान धरने पे है, 2 महीने पूरे होने जा रहे हैं और 26 तारीख को अगर किसान ट्रैक्टर परेड करेगा तो 26 तारीख को हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश के समस्त तहसीलों पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता किसानों के साथ ट्रैक्टर रैली करने का काम करेंगे और गणतंत्र दिवस मनाने का काम करेंगे। जी ठीक है, हमारे साथ निरंजन जी हैं। निरंजन जी, एक आखिरी टिप्पणी आपसे यहाँ पर चाहेंगे कि आखिर 2022 के चुनाव की परिणति क्या होने वाली है? यहाँ पर जो सबसे बड़ा सियासी गणित चल रहा है वो परिवारवाद को जानबूझकर केंद्र पर लाया गया है, क्योंकि जानते हैं कि जो सबसे मजबूत पार्टी इसमें उत्तर प्रदेश में है उसमें परिवारवाद की झलक कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है।
देखिए आलोक जी, ऐसा है कि आज की तारीख के अंदर भारतीय जनता पार्टी वहां पे सबसे मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे अभी आपके चैनल पे अभी वरिष्ठ पत्रकार सुनील जी ने जो विश्लेषण किया, मैं उससे पूर्णतः सहमत हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो उनके लिए चिंता का विषय हो सकती है। और जिस तरीके से सुनील जी ने कहा कि अगर इन चीजों के ऊपर इन्होंने अगर विशेष काम नहीं किया तो शायद हो सकता है इनकी मेहनत पर पानी फिर जाए। कि जैसे दिल्ली के अंदर वो कहते हैं ना कि जो मतलब भरोसा जो था वो सारा भरोसा पानी में मिल गया, तो ऐसा उत्तर प्रदेश में ना हो जाए। तो मैं इस चीज को सुनील जी की बात से सहमत हूँ इस बात में। ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी ने बहुत ही तार्किक बातें अपनी सामने रखी हैं, एक दूसरे को आज ध्यान से आपने सुना है और एक दूसरे पर आप व्यक्तिगत नहीं हुए, इसकी मुझे बेहद खुशी रहेगी। तो ध्यान रखने की जरूरत सबसे ज्यादा यही है कि आरोप प्रत्यारोप के बीच में कहीं जनता के मुद्दे फिसल ना जाएं, कहीं उन मुद्दों को आप पीछे न छोड़ जाएं जिन मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा जाता है और जनता जाकर आपके कामों पर मुहर लगाती है। काजोल, बिल्कुल, और अभी ये कहना बेहद मुश्किल है आलोक कि कौन कौन से मुद्दे पर ये 2022 का चुनाव लड़ा जाएगा।